दिमागी नक्सल कौन होता है? जो भारत को भारत से अलग समझता है, जो मानता है कि भारत का अस्तित्व 1947 के बाद ही आया, जो अफजल को फांसी पर सवाल उठाता है लेकिन देश की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाता, जिसे कश्मीर का भारत का अभिन्न हिस्सा होना भी स्वीकार नहीं है, जिसे देश से ज़्यादा पड़ोसी देश की चिंता रहती है, या फिर क्या हर उस व्यक्ति को दिमागी नक्सल कह देना चाहिए जो सरकार से सवाल करता है? यही असली सवाल है दोस्तों। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल जैसा शब्द इस्तेमाल किया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। और इसके बाद इस शब्द को लेकर राजनीति और सामाजिक बहस काफी तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे सरकार की तरफ से एक जरूरी चेतावनी माना, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की शब्दों का सरकार के आलोचकों को बदनाम किया जा सकता है। तो आखिर दिमागी नक्सल का मतलब क्या है? अर्बन नक्सल किसे कहा जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद है? आज की इस वीडियो में पूरे मामले को बिना किसी शोर शराबे के एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जंगल, हथियार, सुरक्षा और बंदूक उठाए हुए सशस्त्र नक्सली। लेकिन सोचिए, अगर संघर्ष का मैदान सिर्फ जंगल न रहे बल्कि शहरों, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया और लोगों की सोच तक पहुंच जाए, तो यहीं से सामने आते दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल जैसा शब्द। सरकार और उसके समर्थकों की व्याख्या में नक्सलवाद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो बंदूक लेकर मैदान में नहीं उतरता, लेकिन विचारधारा, प्रचार, नेटवर्क और समर्थक के जरिए सशस्त्र नक्सली संगठनों को मदद पहुंचा सकता है। इसे व्यापक अर्थ में कॉग्निटिव वारफेयर या विचारों की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार की आलोचना करना और नक्सलवाद का समर्थन करना दोनों एक चीज़ नहीं है। यह फ़र्क समझिए, बेहद ज़रूरी है। अब सवाल आता है, अर्बन नक्सल किसे कहा जाता है? सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भाषा में यह शब्द ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन पर आरोप रहा है कि वे शहरी क्षेत्रों में रहकर माओवादी या नक्सली संगठनों के लिए किसी न किसी रूप में समर्थन जुटाते हैं। यह समर्थन कानूनी मदद, प्रचार, नेटवर्किंग, फंडिंग या संगठनात्मक सहायता के रूप में होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ एक्टिविस्ट होना, प्रोफेसर होना, वकील होना, पत्रकार होना या सरकार की आलोचना करना किसी को अपने आप में अर्बन नक्सल नहीं बना देता। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर गंभीर आरोप है तो उसका आधार, सबूत और कानून होना चाहिए, लेवल नहीं होना चाहिए, लेवल सबूत नहीं होना चाहिए। यही लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरत है। नेटवर्क कैसे काम करने का आरोप लगाया जाता है? सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नक्सली नेटवर्क का काम केवल जंगलों तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार शहरों में मौजूद कुछ नेटवर्क विचारधारा फैलाने, संपर्क बनाने, कानूनी सहायता देने और संसाधन जुटाने का काम कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि आइडियोलॉजी मानी जाती है। यूनिवर्सिटी, लिटरेचर फेस्टिवल, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी जगहों पर विचारों की लड़ाई चल सकती है। लेकिन यहाँ भी फर्क करना जरूरी है। किसी सरकार की नीति पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, किसी कानून का विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, किसी मानवाधिकार के मुद्दे पर आवाज उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई संगठन हिंसा, हथियारबंद विद्रोह या लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से खत्म करने का समर्थन करता है तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। भारत एक बेहद विविध देश है। यहाँ धर्म और जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। इसी वजह से कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सरकार के आलोचकों का कहना है कि पर्यावरण विस्थापन और आदिवासी अधिकारियों की लड़ाई और नक्सलवाद से जोड़ना गलत है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि कई बार इन्हीं वास्तविक मुद्दे का इस्तेमाल प्रतिबंधित या हिंसक संगठनों के समर्थन के लिए किया जा सकता है। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कौन सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सवाल होना चाहिए कौन हिंसा का समर्थन कर रहा है, कौन हथियारबंद संगठन से जुड़ा है, किसके खिलाफ ठोस सबूत है। अब आते हैं नक्सली इलाकों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े आरोपों पर। कई सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी बयानों में यह आरोप लगाया गया है कि कुछ माओवादी संगठनों ने आदिवासी इलाकों में युवाओं की भर्ती की, महिलाओं को भी अलग अलग संगठनों के माध्यम से जोड़ने की बात सामने आती रही। कुछ मामले में बच्चों तक की भी भर्ती का आरोप लगा। कल्पना कीजिए, एक छोटी उम्र का बच्चा जिसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर उसे हिंसा और बंदूक के बीच बड़ा किया जाता है तो उसकी सोच पर कितना असर पड़ेगा।
इसी वजह है कि बाल भर्ती और बच्चों के इस्तेमाल का मुद्दा बेहद गंभीर है। हालांकि इन मामलों में भी हर घटना को प्रमाण और जांच के आधार पर देखना चाहिए। नक्सली संगठनों के अंदर महिलाओं की स्थिति को लेकर भी अलग अलग रिपोर्टों और पूर्व कैडरों के बयानों में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। कहीं अनुशासन के नाम पर प्रतिबंधों की बात होती है, कहीं कठोर जीवन शैली की, तो कहीं महिलाओं के शोषण के आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पूर्व माओवादी महिलाओं ने यह बताया है कि वे संगठन में सामाजिक असमानता और शोषण से मुक्ति की उम्मीद लेकर गई थी। यानी कि तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। हमें हर दावे को सबूत के साथ देखना होगा। अब आते हैं कि उस मामले पर जिसने भारत में अर्बन नक्सल शब्द का सबसे ज़्यादा चर्चा में ला दिया, भीमा कोरेगांव मामला। 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा हुई। इसके बाद जांच एजेंसियों ने एल्गार परिषद से जुड़े मामले में कई एक्टिविस्ट, वकीलों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें रोना विल्सन और सुरेंद्र गडगिल जैसे नाम भी शामिल थे। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इन लोगों के माओवादी नेटवर्क से संबंध थे और हिंसक गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज सामने आए। जांच में ऐसे पत्रों का भी जिक्र हुआ जिनमें हथियार खरीदने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कथित साजिश का उल्लेख था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, किसी जांच एजेंसी का आरोप और अदालत में अंतिम रूप से सिद्ध अपराध एक ही चीज़ नहीं होते। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार अदालत के पास है। इसलिए ऐसे मामलों को समझते समय आरोप, जांच और न्यायिक निष्कर्ष तीनों को अलग अलग देखना चाहिए। कबाड़ गांधी का मामला एक दूसरा चर्चित नाम है। कबाड़ गांधी एक शिक्षित व्यक्ति थे और माओवादी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। उनका मामला अक्सर इस उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि माओवादी संगठन सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि शहरों में भी अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। उनके मामलों में शहरी इलाकों में संगठन विस्तार और समर्थन जुटाने में जुड़े दस्तावेज का भी उल्लेख हुआ है। यानी कि नक्सलवाद की चुनौती को सिर्फ जंगलों तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी व्यक्ति पर लगे आरोपों को अदालत की प्रक्रिया के भीतर ही अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए। इसी तरह केरल के माओवादी नेता रुपेश और उनकी पत्नी साइना का मामला भी सामने आया। दोनों को 2015 में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार उनके पास से फर्जी सिम कार्ड, डिजिटल सामग्री और संगठन से जुड़े दस्तावेज मिले थे। रुपेश पर कई आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप भी लगाए गए। यह मामला भी यही बताता है कि माओवादी नेटवर्क का विस्तार कई राज्यों और शहरों क्षेत्रों तक होने के आरोप सामने आते हैं। अब दोस्तों, कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनिए, क्योंकि अर्बन नक्सल शब्द को लेकर सिर्फ सरकार के समर्थकों की बात नहीं है, इसके आलोचक भी है। विपक्षी दलों, कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नागरिक समाज के कुछ हिस्सों का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके से किया जा रहा है। उनका आरोप है कि अगर कोई सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, महंगाई पर सवाल करता है, बेरोजगारी पर सवाल करता है, मानवाधिकार की बात करता है, तो उसे भी कभी कभी अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। और अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी ज़रूरी है। सरकार गलत हो सकती है, विपक्ष गलत हो सकता है, एक्टिविस्ट गलत हो सकता है, लेकिन फैसला सबूत और कानून के आधार पर होना चाहिए। अब बात आती है यूएपी जैसे कठोर कानूनों की। सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और आतंकवादी या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मामलों में मजबूत कानून ज़रूरी है। वही आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करते समय नागरिक स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की भी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। और सच कहे तो दोनों बातों को एक साथ समझना जरूरी है। देश की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिकों के अधिकार भी जरूरी है। इन दोनों में संतुलन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सरकार ने गलती की है, महंगाई कम करो, बेरोजगार पर काम करो, किसानों की समस्या सुनो, आदिवासियों के अधिकार बचाओ, तो क्या वह दिमागी नक्सल हो गया? नहीं, सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद नहीं है। भारत के संविधान ने नागरिकों को विचार रखने और असहमति जताने की जगह दी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचमुच हिंसक विद्रोह का समर्थन करता है, प्रतिबंधित सशस्त्र विद्रोह संगठन के लिए काम करता है, हथियारबंद हिंसा को बढ़ावा देता है या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से खत्म करने की साजिश में शामिल है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए असली फर्क बहुत साफ है। क्रिटिसिज्म अलग है, हिंसा का समर्थन अलग है, असहमति अलग है, हथियारबंद विद्रोह अलग है, मानवाधिकार की आवाज़ अलग है, प्रतिबंधित संगठनों को समर्थन देना अलग है। इन सब को एक ही तराजू में तोलना सही नहीं होगा।
अब वापस आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर। लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल यह संकेत देता है कि सरकार अब नक्सलवाद की लड़ाई को केवल जंगलों और बंदूकों तक सीमित नहीं मानती। सरकार के नज़रिए से विचारधारा और नैरेटिव भी सुरक्षा का हिस्सा है। आज के समय में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, एआई है, इंफॉर्मेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिमाग की लड़ाई भी एक वास्तविक राजनीति और सामाजिक लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ एक जिम्मेदारी सरकार की भी है। हर आलोचक को दुश्मन मत समझिए, और दूसरी तरफ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि आलोचना और देश विरोधी हिंसक गतिविधि के बीच फर्क समझे। तो आखिर दिमागी नक्सल कौन है? क्या वह व्यक्ति जो भारत को कमज़ोर करने के लिए हिंसा और विद्रोह का समर्थन करता है, या वह व्यक्ति जो सिर्फ सरकार की आलोचना करता है? मेरे हिसाब से इन दोनों को एक समझना गलत होगा। अगर कोई वास्तव में हिंसक नक्सली नेटवर्क का हिस्सा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहा है तो उससे सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में सहमति देशद्रोही नहीं होती और देश की एकता के नाम पर हिंसा को स्वीकार करना भी सही नहीं है। देश की सुरक्षा जरूरी है, देश की एकता जरूरी है, देश का विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ संविधान, कानून और नागरिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। इसलिए हमें नक्सलवाद का मुकाबला करना है तो हिंसा का मुकाबला करना होगा। हमें देश विरोधी हिंसक नेटवर्क को रोकना है तो सबूत और कानून के आधार पर रोकना होगा। और अगर कोई सरकार की गलत नीति पर सवाल उठा रहा है तो उसे जवाब देना होगा, टैग नहीं लगाना होगा, क्योंकि एक मजबूत देश वह नहीं होता है जहां कोई सवाल ना पूछे। एक मजबूत देश वह होता है जहां सवाल भी पूछे जाते हैं और उनका जवाब भी दिया जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब आप बताइए, दिमागी नक्सल शब्द को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक ज़रूरी शब्द है, या फिर क्या इसके इस्तेमाल में सावधानी ज़रूरी है ताकि सरकार के हर आलोचक को नक्सल ना कहा जाए? और सबसे दिलचस्प सवाल, जब आपने पहली बार दिमागी नक्सल शब्द सुना तो आपके दिमाग में सबसे पहले किस व्यक्ति, संगठन या विचार का नाम है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए।